साथियों, आप सभी का विजन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के बारे में। इंग्लिश में कहें तो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करने से पहले यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह जो आपका टॉपिक है यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत, जिसके तहत टॉपिक है आपका संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन, इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब सबसे पहले संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचना के लिए जोनल मास्टर प्लान को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और यह जोनल मास्टर प्लान जो है यह गौमुख, जहाँ से गंगा निकलती हैं, गौमुख से उत्तरकाशी तक 4179.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तारित है। और इस मंजूरी से जो चार धाम परियोजना चलाई जा रही है उसको तीव्र गति से निष्पादित करने का रास्ता भी खुलेगा। क्यों? क्योंकि अब इससे पर्यावरणीय मंजूरी मिलने में जो दिक्कतें आ रही थी वह दिक्कत समाप्त हो जाएगी। अब ये जो जोनल मास्टर प्लान है इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं? तो इस जोनल मास्टर प्लान जो है यह वाटर सेट दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें वन एवं वन्य जीव, जल प्रबंधन, सिंचाई, ऊर्जा, पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सड़क, अवसंरचना आदि क्षेत्रों में प्रशासन भी सम्मिलित है। इसके अलावा यदि हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को देखें तो भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना जो है पहली बार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 18 दिसंबर 2012 को जारी की गई थी और वर्षों तक स्थानीय पर्यावरणविदों द्वारा विरोध के बाद अधिसूचना में 2 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं, नदी तल खनन, रिवर्ड माइनिंग तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन को सीमित करके संपूर्ण संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र की रक्षा करने का प्रयास किया गया था। और ये जो अधिसूचना, जो इस प्रकार की चेंजिंग की गई थी, इस अधिसूचना पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा विकास विरोधी बताते हुए ये जो परिवर्तन किए गए थे अधिसूचना में, इसको विकास विरोधी बताते हुए आपत्ति दर्ज की गई थी। अतः इस अधिसूचना को संशोधित किया जाता है। कब? 16 अप्रैल 2018 को इसको संशोधित कर दिया गया। तथा अब क्या हो गया संशोधन के बाद? तो संशोधनों के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभावों के यथोचित अध्ययन तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के पश्चात नागरिक सुविधाओं तथा सार्वजनिक हित में राष्ट्रीय अवसंरचना विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित अन्य स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि उपयोग में बदलाव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। अब ये तो प्रदान तो कर दी गई, पर इससे संबंधित कई सारी चिंताएं भी उभर कर आई हैं, तो उन चिंताओं को भी देख लेते हैं। तो जोनल मास्टर प्लान का यह अनुमोदन पूरे भागीरथी क्षेत्र को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील बना सकता है। वर्ष 2013 में हुई केदारनाथ त्रासदी की ओर संकेत करते हुए विशेषज्ञों ने कई सारे तर्क दिए हैं। उन तर्कों को भी यहाँ देख लेते हैं। जैसे इनके द्वारा कहा गया कि हिमालय जो है अत्यंत संवेदनशील पर्वत श्रृंखला है और इसकी चट्टानें अभी पूरी तरह से संगठित या कंसोलिडेटेड नहीं हो पाई हैं। तो पहाड़ का कटाव जो है निश्चित रूप से पहाड़ियों को अस्थिर करेगा। इसके अलावा वनों की क्षति होने पर मलबा जो है वो सीधे नदी में बह जाएगा तथा यह नदी को प्रभावित करेगा और संपूर्ण क्षेत्र भूस्खलन की चपेट में आ जाएगा। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्र में 1800 से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई पर अधिकांश क्षेत्र में हिमोड़ पाए जाते हैं और बादल फटने की घटना होने पर यह भूस्खलन की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसके साथ ही जो हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र है यह भूकंपीय क्षेत्र जोन नंबर या जोन 5 में स्थित है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। तो इस प्रकार से यह पूरा इलाका जो है काफ़ी संवेदनशील है। अब थोड़ा सा हम लोग ये जो भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, इसका विस्तार कहाँ पर है उस विस्तार को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अधिसूचित भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जो है यह ऊपरी हिमालय में अवस्थित एक अंतर्वहित अन्योनाश्रित इंटरडिपेंडेंट संवेदनशील गंगा हिमालय बेसिन है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र गढ़वाल, मध्य हिमालय अर्थात लेसर हिमालय तथा बृहद हिमालय ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 के संदर्भ में। तो यह जो आपका टॉपिक है यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत जो लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका है उसके तहत यह कवर हो जाएगा।
तो सबसे पहले संदर्भ की बात करते हैं। तो हाल ही में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए नए संशोधित प्रधानमंत्री पुरस्कारों का आरंभ किया गया है। मतलब ये जो पुरस्कार थे इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, तो वो जो संशोधन है उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसकी ये जो पुरस्कार, इसकी प्रमुख विशेषताओं को पहले बात करें तो परिणामी संकेतकों जैसे कि आर्थिक विकास, लोगों की भागीदारी तथा जन शिकायत निवारण आदि के संदर्भ में जिला कलेक्टरों के कार्यों की पहचान के लिए योजना में संशोधन किया गया है। अब क्या है कि पुरस्कार नामांकन के लिए 4 प्रमुख श्रेणियों, कौन सी श्रेणियां हैं? जिला प्रदर्शन संकेतक कार्यक्रम, नवाचार सामान्य श्रेणी, आकांक्षी जिला कार्यक्रम स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और नमामि गंगे कार्यक्रम का निर्धारण किया गया है। तो अब ये 4 कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाएंगे और इस योजना में पहली बार नमामि गंगे कार्यक्रम हेतु जिला स्तर के अधिकारियों के प्रयासों को सम्मिलित किया गया है। तो पहली बार किसको सम्मिलित किया गया? नमामि गंगे कार्यक्रम के से संबंधित जो अधिकारी हैं उनको। और इस पुरस्कार श्रेणी के तहत, मतलब ये जो नमामि गंगे कार्यक्रम वाला जो श्रेणी है, इस पुरस्कार श्रेणी के तहत नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 57 अधिसूचित जिला नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट गंगा समितियों में से एक जिले को पुरस्कृत किया जाएगा। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो भारत सरकार द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किए गए असाधारण और नव परिवर्तनकारी कार्य निष्पादन को अभिस्वीकृत अर्थात एक्नॉलेजमेंट एवं मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। तो याद रखिएगा कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो 2006 में। और वर्ष 2014 में प्राथमिकता आधारित कार्यक्रमों, नव परिवर्तनों अर्थात इनोवेशंस तथा आकांक्षी जिलों स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स में जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को मान्यता देने हेतु इस योजना का पुनर्गठन किया गया था 2014 में। और वर्ष 2020 में, जो कि अभी, जिलों के आर्थिक विकास के संदर्भ में जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को मान्यता प्रदान करने के लिए यह योजना पुनः संशोधित की गई है। अब क्या होगा कि वर्ष 2020 में इस योजना के अंतर्गत जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में समग्र परिणाम उन्मुख प्रदर्शन को मान्यता देने हेतु पुरस्कारों के दायरे में का विस्तार किया गया है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मेटा मटेरियल्स के बारे में। तो यह मेटा मटेरियल्स है क्या? तो सबसे पहले संदर्भ की बात कर लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों आया है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और नैरोबी विश्वविद्यालय जो कि केन्या में है, तो नैरोबी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बड़ी अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, पाइपलाइंस हैं, रेल हैं, पुल हैं इत्यादि में दोषों या त्रुटियों का पता लगाने के लिए मेटा मटेरियल्स का उपयोग किया है। अब हम लोग यहाँ पर मेटा मटेरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता क्या है। तो मेटा मटेरियल्स जो हैं ये अद्वितीय आंतरिक सूक्ष्म संरचना युक्त कृत्रिम रूप से निर्मित पदार्थ होते हैं। तो याद रखिएगा, यह नेचुरल पदार्थ नहीं होते हैं बल्कि आर्टिफिशियल होते हैं। और मेटा मटेरियल की आंतरिक सूक्ष्म संरचना इन्हें विशिष्ट गुण प्रदान करती है जो कि प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। और मेटा मटेरियल का निर्माण करने वाली कृत्रिम इकाइयों को असामान्य गुणों के प्रदर्शन के लिए आकार, प्रकार तथा अंतर परमाणविक अभिक्रियाओं में व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसा कि गौरतलब है कि इमारतों, पाइपलाइनों एवं रेलवे जैसी कई इंजीनियरिंग अवसंरचनाओं में भयावह विफलताओं को रोकने, मतलब ऐसी मिस्टेक्स जिनकी वजह से कई बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो उनको रोकने के लिए समय समय पर परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो इस परीक्षण में ये जो मेटा मटेरियल्स हैं काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि अभी तक किस प्रकार से इनका परीक्षण किया जाता था। तो अभी तक जिस विधि का इस्तेमाल किया जाता था उसका नाम था बल्क अल्ट्रासोनिक निरीक्षण। तो इस बल्क अल्ट्रासोनिक निरीक्षण को थोड़ा सा देखते हैं। तो उच्च आवृत्ति अर्थात हाई फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगे जो कि समूह में विचरण करती हैं, इन्हें बल्क अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो समूह में विचरण करती हैं व्यापक रूप से संरचनात्मक सामग्री के जो इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल्स हैं, इनके गैर आक्रामक एवं गैर विनाशकारी परीक्षण के लिए उपयोग की जाती हैं। तो अभी तक क्या है, जो हाई फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंगे थीं जो कि समूह में चलती थी, उनका इस्तेमाल होता था इस बल्क अल्ट्रासोनिक निरीक्षण में। पारंपरिक रूप से बल्क अल्ट्रासोनिक निरीक्षण कठिन और अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है,
क्योंकि इसमें संरचनाओं का बिंदु दर बिंदु मूल्यांकन शामिल है और यह विशेष रूप से बड़ी अवसंरचनाओं के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है तो वहाँ तो सही है, परंतु यदि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके मूल्यांकन के लिए यह काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है या चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT मद्रास और नैरोबी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने गाइडेड वेव अल्ट्रासाउंड द्वारा बड़ी अवसंरचनाओं अर्थात बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में दोषों त्रुटियों का पता लगाने में सुधार करने के लिए मेटा मटेरियल्स का उपयोग किया है। तथा ये जो गाइडेड वेव टेस्टिंग है, मतलब इसमें पहले से ही दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं। तो गाइडेड वेव टेस्टिंग में ध्वनि तरंगों को संरचना के आंतरिक भाग में, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आंतरिक भाग में भेजने के बजाय संरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी लंबाई के अनुरूप उसको भेजा जाता है और मटेरियल्स के उपयोग से ध्वनि तरंगों को ये मेटा मटेरियल्स के उपयोग से जो ध्वनि तरंगे हैं उनको लंबी दूरी तक परीक्षण करने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से बड़ी अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसका परीक्षण करने में इससे आसानी होती है। चूँकि यहाँ पर हमने ध्वनि तरंगों के बारे में चर्चा की, मतलब ध्वनि तरंगों का उल्लेख किया, तो हमें ध्वनि तरंगों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए जिनसे परीक्षा में लगातार प्रश्न बनता है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि परीक्षा में पूछा भी गया है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती हैं, किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे आपकी अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे या लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होती हैं। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और याद रखिएगा कि जो तरंगे होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक यांत्रिक तरंगे अर्थात मैकेनिकल वेव्स, दूसरी अयांत्रिक तरंगे या चुंबकीय तरंगे जिसे कहते हैं या नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जो यांत्रिक तरंगे होती हैं वे तरंगे हैं जो किसी पदार्थिक माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव अथवा गैस में संचरित होती हैं। इन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। तो प्रश्न उठता है अयांत्रिक तरंगे या चुंबकीय तरंगे कौन सी होती हैं? तो वैसी तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, उन्हें विद्युत चुम्बकीय या अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। और जो चुंबकीय तरंगे होती हैं वो एक ही चाल चलती हैं। जैसे कि आपकी जो प्रकाश होता है वो क्या होती है? प्रकाश आपका चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आता है। अब थोड़ा सा ये जो यांत्रिक तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगों के बारे में और चीज़ देखें तो यांत्रिक तरंगे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसके अंतर्गत आपका ध्वनि आता है। ध्वनि जो है आपका अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल वेव से। दूसरा है आपका अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव। तो इन दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो जब तरंग गति की दिशा जो है माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या कह सकते हैं समांतर या पैरेलल होती है, तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तथा जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका माध्यम है और इसमें ये कण है। तो ये कण मान लीजिए कि ये लेफ़्ट टू राइट कंपन कर रहे हैं, तो अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होंगे कि जो तरंग की गति होगी वो भी इसके पैरेलल ही वो मूव करती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। इसके अंतर्गत आपकी ध्वनि तरंगे आती हैं। इसके अलावा जो दूसरी तरंग है अनुप्रस्थ तरंगे या ट्रांसवर्स वेव, वो क्या होती हैं? तो जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। इसको भी आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं। ये मान लीजिए कि आपकी ये मीडियम है, इसमें आपके ये कण है मीडियम के। तो इसमें क्या होगा कि तरंग गति की दिशा मान लीजिए ये लेफ़्ट टू राइट ऐसे है, इस तरीके से मूव करें, तो इसमें जो तरंग गति की दिशा क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मूव करेगी। ये लेफ़्ट टू राइट ऐसे जा रही है और ये इस प्रकार से मूव करेंगी। तो ये आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हो गई या ट्रांसवर्स वेव हो गए। तो याद रखिएगा जो आपकी ध्वनि होती है, ध्वनि तरंग, ये क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, या परीक्षा में पूछा गया है। कुछ अन्य चीज़ें देखें तो जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, उनकी अनुभूति जो है हमें अपने कानों द्वारा
होती है और इन्हें हम ध्वनि के नाम से पुकारते हैं या ये हमारे सुनने योग्य होती हैं। और थोड़ा सा ध्वनि तरंगों का जो आवृत्ति परास है तथा फ्रीक्वेंसी रेंज है उसको थोड़ा समझ लें। तो सबसे पहले इसमें आता है अवस्रव्य तरंगे, या इसको इंग्लिश में कहें तो इंफ्रासोनिक वेव्स। ये क्या होती हैं? जब जो तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती हैं, वो अवस्रव्य तरंगे या इंफ्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। और हमारा कान जो है इन तरंगों को सुन नहीं सकता। इन तरंगों को बहुत बड़े आकार के जो स्रोत होते हैं उनसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसके अलावा श्रव्य तरंगे या ऑडिबल वेव्स क्या होती हैं, जो कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। तो ये श्रव्य तरंगे या ऑडिबल वेव्स के अंतर्गत आते हैं। तीसरा क्या होता है, पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये क्या होती हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे होती हैं वो पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं और मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवर जैसे कि आपके कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है आदि इसको सुन सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को। और इन तरंगों की जो आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी, परंतु जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी जो वेवलेंथ होगी वो छोटी हो जाती है। तो इसमें ऊर्जा अधिक होती है, तो इनका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरणपुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। मतलब जिसकी वेवलेंथ कम होती है उन्हें बहुत दूर तक भेजा जा सकता है एक किरण के रूप में या किरणपुंज के रूप में। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ये जो पराश्रव्य तरंगे हैं या अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, इनके उपयोग क्या होते हैं। इनके उपयोग के बारे में भी परीक्षा में पूछा गया है। जैसे इनका उपयोग जो है संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जे को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, इसके अलावा दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में तथा गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तथा इसके अलावा आगे चलते हैं तो किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल होती है, मतलब साउंड की वेव कह सकते हैं, मुख्यतः ये मीडियम की प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी तथा घनत्व अर्थात डेंसिटी पर निर्भर करती है। जब ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य मतलब स्पीड और जो वेवलेंथ है ये बदल जाती है, जबकि जो आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी होती है वो नहीं बदलती। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा कि क्या चीज़ें ध्वनि के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलती। तो आपकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, जबकि चाल और तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ बदल जाती है। तथा यहाँ पर यह भी फैक्ट याद रखिए, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो इस पर निर्भर नहीं करती हैं। इसके अलावा ध्वनि की चाल पर दाब का अर्थात प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु ताप का प्रभाव पड़ता है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की जो चाल है वो बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसको एक आंकड़े से समझ सकते हैं, वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। इसके अलावा जो नमी युक्त वायु होता है उसका घनत्व जो होता है शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, नमी युक्त वायु का जो घनत्व होता है वो शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, नमी युक्त वायु का घनत्व क्या होता है, कम होता है, और नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल जो है शुष्क वायु की अपेक्षा अधिक होती है। इसके अलावा जो ध्वनि है इसके मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। कौन कौन से, एक तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी, दूसरा है तारत्व अर्थात पिच, तीसरा है गुणता या क्वालिटी। थोड़ा तारत्व के बारे में देखें तो तारत्व जो होता है ये क्या होता है, तरंग की आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, यदि आवृत्ति बढ़ेगी, किसी कह सकते हैं स्रोत की यदि आवृत्ति ज़्यादा है तो उसका जो तारत्व है, पिच है, वो ज़्यादा होगा। और पिच ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जो आवाज़ होगी वो पतली होगी। जैसे कि महिलाओं की आवाज़ क्या होती है, पतली होती है, तो उनकी पिच क्या होती है, हाई होती है। जबकि यदि फ्रीक्वेंसी कम होगी, आवृत्ति कम होगी, तो तारत्व अर्थात पिच जो है वो क्या होगा, कम होगा।
तो यहाँ पर जब तारत्व कम होगा मतलब कि यह आवाज़ क्या होगी, मोटी होगी। जैसे कि जो पुरुष होता है, पुरुष की आवाज़ मोटी होती है, मतलब उसकी पिच जो होती है लो होती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, महिलाओं की पिच हाई होती है, इसीलिए उनकी जो आवाज़ होती है वो पतली होती है, और पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है तो इनकी पिच क्या होती है, लो होती है। इसके अलावा प्रतिध्वनि अर्थात इको सुनने के लिए जो स्रोत है, मतलब श्रोता है, और जो परावर्तक सतह है, इसके बीच में न्यूनतम 17 मीटर, एग्जैक्ट देखें तो 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मतलब आप किसी दीवार से 17 मीटर या एग्जैक्ट 16.6 मीटर की डिस्टेंस पे हैं, तभी आप प्रतिध्वनि या इको सुन सकते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं येलो इंडियन बुल फ्रॉग के बारे में। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में येलो इंडियन बुल फ्रॉग के एक बड़े समूह को देखा गया है। अब इस इंडियन बुल फ्रॉग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है होपला वत्राचुस टाइग्रिनस है, ठीक है। और आमतौर पर इसको बुल फ्रॉग, गोल्डन फ्रॉग और टाइगर फ्रॉग आदि नामों से जाना जाता है। ये जो इंडियन बुल फ्रॉग हैं, ये मादाओं को आकर्षित करने के लिए मानसून के दौरान रंग बदलने की क्षमता इनके अंतर्गत होती है। और इंडियन बुल फ्रॉग जो है आमतौर पर चमकीले पीले रंग के नहीं होते, किंतु नर जब प्रजनन के दौरान ये रंग बदल सकते हैं। तो इस दौरान ये क्या होते हैं, अपने रंग को बदलकर पीला कर लेते हैं, तो इसलिए पीले दिखाई पड़ते हैं। एक्चुअल में ये पीले नहीं होते हैं। तथा मानसून काल के दौरान जब इनका प्रजनन काल शुरू होता है तो ये बुल फ्रॉग अपने रंग को हल्के हरे रंग से बदलकर पीला कर लेते हैं। इसके अलावा आयुष्मान की रेड लिस्ट में ये देखा जाए तो ये कम चिंताजनक अर्थात लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में सूचीबद्ध इनको किया गया है। तो याद रखिएगा कि ये जो आपका येलो फ्रॉग है, येलो बुल फ्रॉग, ये किस में आते हैं, ये आपके लीस्ट कंसर्न की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इनको आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से ये दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा यह जो आपकी मेढक की प्रजाति है, यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान की देशज प्रजाति है, मतलब यहाँ पर स्थानिक रूप से पाई जाती है। इसके अलावा इसे भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध किया गया है। इस 4 में सूचीबद्ध करने का मतलब क्या है कि इस प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा अभी नहीं है, किंतु इसके शिकार करने पर जुर्माना लगाया जाता है। अब थोड़ी सी नरसिंहपुर के बारे में बात करें, जहाँ पर इनको देखा गया है। तो नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में एक लोकप्रिय मंदिर शहर है, जिसका नाम हिंदू देवता नरसिंह के नाम पर रखा गया है, जो कि विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं। यह शहर अपने नरसिंह मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस नरसिंह मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में खीरवार वंश से संबंधित जाट सरदारों द्वारा किया गया था, जो भगवान नरसिंह के अनुयायी थे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मधुबनी चित्रकला के बारे में, मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले संदर्भ की बात कर लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों आया। तो कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र बिहार के विख्यात मधुबनी कलाकार रेमंत कुमार मिश्रा मास्क पर हाथ से मधुबनी रूपांकनों का चित्रण करके मास्क मैन के रूप में प्रसिद्ध हो गए, मतलब हुए हैं। मतलब जो हम लोग मास्क लगाते हैं उस पर इन्होंने हाथ के माध्यम से जो मधुबनी कला है या चित्रकला है उसको इंगित किया है। मधुबनी कला के बारे में बात करें तो मधुबनी कला, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, या बिहार के मिथिलांचल इलाके में कौन से इलाके आएंगे, क्षेत्र आएंगे, तो इसमें आपका मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में यह जो कला है मिथिला पेंटिंग, यह प्रचलित है, ठीक है। और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जो है WC आर्चर को जाता है, जिन्होंने वर्ष 1934 में बिहार में भूकंप निरीक्षण के दौरान इस शैली को देखा था। अब थोड़ी सी मधुबनी कला की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो मधुबनी कला, इस शैली के विषय जो है मुख्यतः धार्मिक हैं और प्रायः इनमें तीक्ष्ण रंगों अर्थात चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ में इनको जो है रंगोली की तरीके से, ज़मीन पे जो रंगोली बनाते हैं तो रंगोली के तरीके से इनको बनाया जाता है, परंतु वर्तमान में क्या है, इन्हें कपड़ों पर, दीवालों पर, कागज़ों पर इत्यादि जगह पर इनको बनाया जाता है। और इस शैली में व्यापक रूप से चित्रित विषय एवं जो डिजाइन है वो हिंदू देवताओं के हैं, जैसे कि कृष्ण, राम, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सूर्य एवं चंद्रमा, तुलसी का पौधा, शादी के दृश्य, सामाजिक घटनाएं आदि को इस कला में इंगित किया जाता है।
और इस पेंटिंग की शैली में ज्यामिति पैटर्न जो है वो शामिल है, और इसमें जो मुखाकृतियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, जो व्यक्तियों की आकृतियाँ हैं, इनमें इनकी आंखें काफ़ी बड़ी बनाई जाती हैं। और इस चित्र में खाली जगह भरने के लिए क्या किया जाता है, फूल, पत्तियाँ, चिन्ह आदि उन खाली जगहों में बना दिए जाते हैं। और चित्रकला की इस शैली को पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा बनाया जाता था। हालांकि वर्तमान में मांग को पूरा करने के लिए इसमें पुरुष भी शामिल होते हैं। यदि हम कुछ प्रसिद्ध यहाँ की जो मधुबनी कला संबंधित महिलाएं हैं उनके बारे में बात करें तो इनमें कुछ प्रसिद्ध नाम है सीता देवी, गोदावरी दत्त, भारती दयाल, बुला देवी। ये यहाँ की प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये फिगर है इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ये कला होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सूर्य को बनाया गया है और जगह को भरने के लिए क्या किया गया है, विभिन्न तरह की डिजाइनों को बना दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।